हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम इकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर क्या होता है एक्चुअल में। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि एबायोटिक का मतलब है ए, जिसमें ए का क्या मतलब है, नॉट। ठीक है, ए का क्या मतलब है, नॉट। और बायोटिक का क्या मतलब है, लाइफ। और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो लिविंग नहीं है, मींस नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है ना। ये वो फैक्टर होते हैं जो कि क्या डिटरमाइन करते हैं, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं उसके इफ़ेक्ट के द्वारा। वो जो फैक्टर हैं वो कैसे उसको ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरीके से उसको डिटरमाइन कर रहा है उसके फैक्टर्स को। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है कैसे सक्सेस हो पाता है इसके एबायोटिक फैक्टर से, उसके स्ट्रक्चर के, लाइफ हिस्ट्री, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, इन पे जो अफेक्शन होता है एबायोटिक फैक्टर्स का, वो डिटरमाइन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सक्सेस को। ठीक है ना। तो जो फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिन्हें हम एबायोटिक फैक्टर्स बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सक्सेस को, उसके बिहेवियर को, उसकी फिजियोलॉजी को, उसकी लाइफ हिस्ट्री को, उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है ना। जो उनकी ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लिविंग बीइंग्स की, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो किससे अफेक्ट हो रही है, उसके एबायोटिक फैक्टर्स से, जहाँ पे वो रह रहा है, जो उसका सराउंडिंग है, ठीक है ना, उससे वो अफेक्ट हो रहा है, जिससे कि वो ग्रो कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट्स है एबायोटिक फैक्टर की, कि किस तरीके से वो एक ऑर्गेनिज्म को सक्सेस दिला रहा है किसी भी उसकी ग्रोथ में या फिर रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो कि किसी भी बायोटिक फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, लिविंग बींग्स को अफेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ द एटमॉस्फेयर, जिसे हम एयर भी बोल देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, वाटर, सॉयल, पीएच, लाइट, ये सभी क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट में। ठीक है ना। अब हम इन एबायोटिक फैक्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेयर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है ना। वो क्या है एटमॉस्फेयर, जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। इसके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, सराउंडिंग होती है, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस आपस में मिल कर के मिक्सचर बनाती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। किसी भी गैसेस का जो एनवलप होता है, एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में बी डिफाइंड एज ए ट्रांसपेरेंट गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ। जो ट्रांसपेरेंट गैसेज जो होती हैं वो आपस में मिल कर के क्या करती हैं, एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं जो कि अर्थ के सराउंडिंग में है। ठीक है ना, अर्थ के चारों ओर है। जैसे कि इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि मान के चलो एक बॉल है, आपने एक बॉल पानी में डाल दी, पानी में डाल दी, और अगर आप जब उसे पानी से निकालोगे और उसे मिट्टी में रखोगे तो उसके ऊपर मिट्टी, हाँ मतलब लग जाएगी, उसके ऊपर मिट्टी चिपक जाएगी। ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या हुआ, उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया मिट्टी ने। ऐसे ही क्या है, जो अर्थ है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मिक्सचर ऑफ एयर है, जो एनवलप ऑफ एयर है, वो क्या है, अर्थ के सराउंडिंग्स में आ जाता है। ठीक है ना। इसलिए भी यहाँ पे बोला गया है क्या, कि एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, मिक्सचर जो होता है गैसियस, ट्रांसपेरेंट गैसेस का, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। ठीक है ना। अब जो कि यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है, सन रेडिएशंस क्या होती है, शॉर्ट वेव, लैंड रेडिएशंस, लॉन्ग वेव। ठीक है ना। मान के चलो जैसे कोई भी सन से कोई रेडिएशंस आ रही है, ठीक है, वो अर्थ पे जाके टकराएगी। ठीक है, अर्थ पे जाके टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और लैंड रेडिएशन हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान के चलो सन से क्या है, 100 यूनिट रेडिएशंस आई, 100 यूनिट। ठीक है ना,
100 यूनिट रेडिएशंस आई वहाँ से, ठीक है। तो मान के चलो जो उनमें से 51% है वो रेडिएशन अर्थ तक पहुँची, क्योंकि बाकी जो है 49% रेडिएशन जो हैं वो हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वायुमंडल जो होता है उसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वो रास्ते में क्या रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। 51% जो रेडिएशंस हैं वो अर्थ तक पहुंच पाएंगी, ठीक है। वो उनको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव। अब शॉर्ट और लॉन्ग वेव का यहाँ पे मतलब क्या है वो हम समझते हैं। जैसे कि 51% यहाँ से आई, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अर्थ पे टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब उस 51% में से 35% रेडिएशन जो है अर्थ पे ही रह जाएंगे और बाकी जो रेडिएशन है वो वापस चले जाएंगे। और टकराने की वजह से जो रेडिएशन है वो लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है ना, जिनको हम लैंड रेडिएशन भी बोल देते हैं। सन रेडिएशन शॉर्ट वेव से आ रही है और टकराने के बाद वो लॉन्ग हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और तेज़ी से वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जो 35% जो रेडिएशन है यहाँ पे कैसे रह गई, ठीक है, वो हम समझते हैं। देखो 35% जो रेडिएशन यहाँ पे रही थी जो इसी में एब्जॉर्ब हो गई अर्थ में ही, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही, तो वो कैसे कैसे हुआ। जैसे कि हम सुनते हैं सभी कि ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो एग्जाम्पल हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज बहुत सारी गैसेज आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ठीक है ना, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जो अर्थ के सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस रेडिएशन जो आ रही है उसको एब्जॉर्व कर लेगी। उस 51% में से 35% वो एब्जॉर्व कर लेगी और बाकी को जाने देगी, ठीक है ना। मतलब कि उसमें से कंप्लीट जो 51 है उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी, कुछ गैस को कुछ रेडिएशंस को अपने अंदर क्या कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी। इस वजह से क्या है कि जो रेडिएशंस आती हैं वो मतलब रास्ते में 49% तो रास्ते में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई किसी वाटर वेपर की वजह से या फिर किसी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उससे। और जो नीचे धरती पे आई, अर्थ पे आई, वो 51% में से भी 35% कार्बन डाइऑक्साइड ने एब्जॉर्व कर ली और बाकी जो है रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है ना। तो इस वजह से कहते हैं हम शॉर्ट वेव जो होती हैं सन से जो आती हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं, और जो जैसी रिफ्लेक्ट होती है वो तेज़ी से स्पीड से लॉन्ग वेव के फॉर्म में वापस चली जाती है, ठीक है ना। अब जैसे शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का एग्जांपल देखें तो क्या होता है। देखो जब हम कभी मान के चलो जैसे सर्दियों के टाइम में हम धूप में बैठते हैं, ठीक है ना। एक तो हम बैठे किसी एक खाली एरिया में, जब हम खाली एरिया में हमारे आसपास कोई भी नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, हम एक खाली जगह पे बैठे हैं। खाली जगह पे बैठेंगे तो हम देखेंगे कि जो धूप है हमें कम लगेगी, ठीक है ना। जो धूप से जो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो हमें कम महसूस होंगी। लेकिन जैसे ही हम किसी दीवार के पास चेयर रख के बैठ जाएं वहाँ पे, ठीक है ना, दीवार के पास बैठ जाएं धूप में, तो आप नोटिस करोगे कि धूप हमें ज़्यादा लगती है, रेडिएशंस हमें ज़्यादा चुभती है, ठीक है ना, तो हमें महसूस हो जाता है। तो उस वजह से क्या कहते हैं कि जो सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो शॉर्ट वेव होती है, ठीक है। हमें इतना पता नहीं चलता उन रेडिएशंस का, महसूस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा हम, ठीक है ना। जैसे खाली जगह में धूप में, ये अगर प्रैक्टिकल करके आपने सभी ने देखा होगा और करके देखना, नोटिस करके देखना ये चीज़। खाली जगह में जब हम बैठते हैं तो क्या है, धूप हमें कम लगेगी, और अगर हम किसी दीवार के पास या फिर किसी से सपोर्ट लेके बैठें तो वहाँ पे क्या है, रेडिएशन जो ज़्यादा आएंगे और हमें धूप ज़्यादा महसूस होगी, ठीक है ना। क्योंकि जो वो धूप रेडिएशंस आई थी वो क्या है, आप जिससे भी आपने सपोर्ट ले रखा होगा, चाहे वो दीवार हो चाहे कुछ भी हो, तो वो दीवार से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई और तेज़ी से क्या है, वापस हुई, ठीक है ना। इससे हमें महसूस ज़्यादा हो जाता है कि धूप जो हमें ज़्यादा लगती है, रेडिएशन सा हमें पता चल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि सन से जो रेडिएशंस आती है वो शॉर्ट होती है, शॉर्ट वेव की होती है, और जो लैंड रेडिएशन जो वापस से टकरा के जा रही है लैंड से वो लॉन्ग वेव होती है, ठीक है ना।
कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब समझ, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज होती है। इसका मतलब समझ में आया ना आपको कि कैसे रेडिएशंस आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। ठीक है ना। इसका एटमॉस्फेयर से लिंक है। एटमॉस्फेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं उसको कैसे रोक रहा है, कैसे जाने दे रहा है, कैसे एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मान के चलो सन, यहाँ पे सन है और ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है। ठीक है ना। ये हमने 3 प्लैनेट ले लिए। अब इससे हम समझते हैं सन से क्या है, ये सन के पास में है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडिएशन जानी चाहिए। सन के पास में है तो सबसे ज़्यादा धूप यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ का होना चाहिए। बट यहाँ पे कितना दे रखा है, 400 डिग्री सेल्सियस। और वीनस का कितना दे रखा है, 500 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों, जबकि ये वीनस जो है सन से बहुत दूर है। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू मरकरी। तो ज़्यादा इसका क्यों नहीं है, इसका ज़्यादा क्यों है, तो वो हम कैसे समझ पाते हैं कि किस लिए है इसका ज़्यादा टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितनी है, 95%, 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ से जो रेडिएशन यहाँ पे जाएगी सन से वीनस पे, तो वो तो चली जाएगी, लेकिन जो वापस रिफ्लेक्ट होगी तो उसमें से जो 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्व कर लेगी। 95% तक रेडिएशंस को वो एब्जॉर्व कर लेगी। ठीक है ना। मतलब जितनी आ रही है वहाँ से, जितनी ज़्यादा रेडिएशंस आ रही हैं उसको मैक्सिमम जो रेडिएशन है वहीं एब्जॉर्व हो जाएंगे और कम ही रेडिएशंस वहाँ से रिफ्लेक्ट हो पाएंगी। इस वजह से क्या है, अब यही रेडिएशन जो हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है उनकी वजह से ही क्या है, हमारे अर्थ का भी टेम्परेचर बढ़ता है और वीनस का भी टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है ना। तो इसी वजह से ये ग्रीन हाउस गैस हमारे अर्थ के टेम्परेचर, हमारे प्लेनेट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, वीनस के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अदर प्लेनेट के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है वीनस का बहुत ज़्यादा है, 500 डिग्री सेल्सियस है। और इसका जो टेम्परेचर है वो मरकरी का कम है एज कम्पेयर टू। अब इसका कम क्यों है जबकि ये सन के बहुत पास में है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। वीनस के पास एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर होता है, बट मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इस वजह से क्या है, इसके पास एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से जो यहाँ पे जो सन की रेडिएशंस आएंगी, सन की रेज आएंगी, वो क्या होंगी, वो मतलब सारी रेडिएशंस यहाँ पे आ जाएंगी और सारी रेडिएशंस वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इस वजह से इसका टेम्परेचर कम होता है। अब ये जो टेम्परेचर है वो दिन का टेम्परेचर दे रखा है, डे का। और ये टेम्परेचर जो है नाइट का टेम्परेचर। डे में क्या होगा, दिन में क्या होगा, जो टेम्परेचर है डायरेक्ट रेज आने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और रात में क्या होगा, रेज ना आने की वजह से टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ये नाइट का टेम्परेचर है और ये डे का टेम्परेचर है। ऐसे ही हमारे अर्थ पे, अब अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% होती है। तो इस वजह से जो रेडिएशंस यहाँ पे आएंगी वो रेडिएशंस कुछ, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी एब्जॉर्व कर पाएंगी। तो उतनी एब्जॉर्व कर पाने की वजह से क्या है, इसका टेम्परेचर जो एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ के सरफेस का, वो 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। एवरेज टेम्परेचर वो किस वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और जितनी भी ये ग्रीन हाउस गैसेज होती है उसकी वजह से। ठीक है ना। क्लियर हो गया ना कि ये एटमॉस्फेयर जो है सन की रेडिएशंस में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होती है, देखो जो ये हैं, ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, मीजोस्फेयर हो गई और थर्मोस्फेयर, ये जो है एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। ठीक है ना। वैसे 5 लेयर भी होती हैं, यहाँ पे एक एक्जोस्फेयर भी आता है। ठीक है ना, एक्जोस्फेयर। ठीक है। अब क्या है कि जो ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो अर्थ का जो सरफेस है वहाँ मतलब वो अर्थ के सरफेस पे जो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर पाई जाती है, अर्थ की जो लेयर है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, ट्रोपोस्फेयर जो है अर्थ के सराउंडिंग्स में होगा। और जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर की जो बाउंड्री है उसको हम ट्रोपोपोज बोलते हैं। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो
ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होता है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको हम स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। और मेसोस्फेयर से थर्मोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको मेसोस्फेयर बोलते हैं, ऊपर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। ये जो है लैटिट्यूड अल्टीट्यूड दे रखा है, ठीक है ना। ये हाइट दे रखी है, हाइट ये 8 to जो ट्रोपोस्फेयर है 8 to 18 किलोमीटर वेरी करता है, ठीक है ना, अर्थ सरफेस से। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 50 किलोमीटर, और मेसोस्फेयर जो है वो 50 to 80 किलोमीटर, और फिर थर्मोस्फेयर 64 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे क्या है, टेम्परेचर वेरी करता है। जो ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर से फिर मेसोस्फेयर पे। ये जो ग्राफ है ये मतलब जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब जो डिक्रीज होता है टेम्परेचर उसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। अब लैप्स रेट क्या होता है अच्छे से हम क्लियर आगे समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर जो पोल्स होते हैं ना, अर्थ के जो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे तो ये क्या है 8 किलोमीटर तक रहेगा, 8 किलोमीटर तक, ठीक है ना। और जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर उस पे 18 किलोमीटर होता है। अब ये वेरी क्यों कर रहा है, 8 to 18 किलोमीटर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इक्वेटर पे होता है ना, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या है, ये यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर पे जो है एयर का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, वो हल्की हो जाती है एयर, ठीक है ना। इस वजह से जो ट्रोपोस्फेयर का जो पोर्शन है, ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है वो 8 to 18 वेरी करती है एज कम्पेयर टू अदर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलो जून के महीने में ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और जनवरी के महीने में डिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जून में ज़्यादा होता है और जनवरी में बहुत कम होता है, इस वजह से। अब जैसे कि और इस पे क्या है, और क्या क्या ट्रोपोस्फेयर में और क्या क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में जितने भी माउंटेन्स वगैरह होंगे, जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो ट्रोपोस्फेयर तक रहेंगे। जितने भी बादल होंगे वो ट्रोपोस्फेयर में, यहीं से बारिश होगी, ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही बारिश होगी, यहीं पे वाष्पीकरण होगा, इसका वेपराइजेशन होगा, ठीक है ना। और इसके बाद आता है 18 to 50 किलोमीटर, ठीक है ना, 50 किलोमीटर। ये इसमें ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, ओजोन लेयर पाई जाएगी 20 to 35 किलोमीटर के आसपास जो है ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर आपको पता ही है, O3 जो 3 एटम जो होते हैं ऑक्सीजन के वो ओजोन लेयर ओजोन बनाते हैं, ठीक है ना। ये ओजोन जो है एक परत का काम करती है, जो कि क्या है, हमें हार्मफुल जो रेडिएशंस होती हैं सन से, जो हार्मफुल रेडिएशंस आती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब ओजोन लेयर को जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आ रही है ना, UVB रेडिएशन जो हैं वही इसको बनाने में भी हेल्प करती है। वो हेल्प कैसे करती है, जैसे कि मान चलो यहाँ से सन से रेडिएशंस आ रही, UVB जो B है रेडिएशन जो कि कैंसर कॉज करती है, वो यहाँ पे आई, ठीक है ना, हमारे इस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आई। तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आने के बाद जो ऑक्सीजन है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है ना, 2 आइटम्स में डिवाइड कर देगी। 2 आइटम में डिवाइड करने के बाद जो ये एटम है, जो दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा वहाँ से बाइंड हो जाएगा और O3 लेयर बना देगा, ठीक है ना। O2 से बाइंड होके O3 बना देगा। ऐसे ही क्या है, ओजोन लेयर बनती है। अब जैसे कि क्या कहते हैं, जो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करती है, हमारी जो ओजोन लेयर को पतली बना देती है, जिसको हम बोलते हैं ना ओजोन होल हो गया, ओजोन में छेद हो गया। वो छेद एक्चुअल में छेद नहीं होता, वो पतली हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो जल्दी क्रॉस कर जाती है उसको, और क्रॉस करने की वजह से वो अर्थ पे पहुंच जाती है और हार्मफुल डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है ना। इस वजह से क्या है, जो CFC हो गई और बाकी जो अदर गैसेज हो गई, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेज जो क्या करती हैं,
ओजोन को डिप्लीट कर देती हैं, ओजोन को पतली बना देती है। अब जैसे कि यहाँ पोल्स पे जो है ओजो CFC होगी, वो क्या है, जल्दी पहुँच जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर में, और जो इक्वेटर पे जो CFC होगी वो थोड़ी सी देर में पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ की डिस्टेंस कम है। ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट आता है हमारा क्या, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जो मेटियोर्स होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं ना, वो हमें हमारी अर्थ की तरफ आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लास्ट हो जाते, भस्म हो जाते हैं। मतलब यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से वो यहाँ पे भस्म हो जाते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर। ठीक है। ऐसे ही थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, और आगे की तरफ टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। देखो यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज होता है, और फिर यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर वो सेम रहता है जाता, और जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, वो इसी लेयर में उड़ते हैं। जैसे कि ये समान होता है, टेम्परेचर फ्लो भी यहाँ पे सेम होता है, इस वजह सेम होने की वजह से यहीं पे जो है एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। ठीक है ना। और जो हमारे रेडियो होते हैं, जो रेडियो वगैरह होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो यहाँ तक जाती है, थर्मोस्फेयर लेयर तक जाती है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके बैक वापस मतलब यहीं अर्थ पे आ जाती है। याद रखना, वो थर्मोस्फेयर तक जाती है और वापस इधर ही आ जाती है। ये क्या है, लेयर्स हैं। टेम्परेचर वेरी करता रहता है। जो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर की जो वो यहाँ से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे -57 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर घट जाएगा। और एक और चीज़, जो लैप्स रेट थी, लैप्स रेट मैं बता रहा था, जैसे ही हम 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे, किसी एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो 165 मीटर की दूरी पे 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। ठीक है ना। अगर हम 1 किलोमीटर की दूरी पे जाएं, ऊपर ऊंचाई पे जाएं, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो घट जाता है। जो टेम्परेचर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, उस घटने की रेट को हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है। एक चीज़ और लिखी मेंशन कर रखी है मैंने, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक्चुअल में ये क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। जितनी भी यहाँ पे मौसम की गतिविधियाँ होती हैं ना, वेदर जो वेरिएशंस होती रहती है, वो ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है एक्चुअल में। ठीक है ना। अब ये जेट स्ट्रीम क्या होती है, जैसे कि मान के चलो, जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है ना। एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। जो ठंडी एयर होगी वो तो हॉरिजॉन्टल वे में मूव करेगी। ठीक है ना। और जो गर्म वो हवा होगी ना, गर्म एयर होगी, वो अल्टीट्यूड की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे हम कभी गर्म पानी करते हैं, तो जो एयर है, वेपर्स हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं हमेशा। तो उस को हम क्या बोलते हैं, जब कभी नीचे से मान चलो ज्वालामुखी के टाइम पे, या फिर कभी किसी भी वे में हम देखें, तो जो नीचे से जो गर्म एयर आएगी ना, वो ऊपर जाके हॉरिजॉन्टल में हो जाएगी। तो ये माना जाता है कि जो जो ये है ना हवा, अर्थ सरफेस पे ही नहीं बल्कि ऊपर लेयर्स, जो ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है उस पे भी हॉरिजॉन्टली मूव करती है। ठीक है ना। ये आपको पता होगा, जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जब अमेरिका ने एरोप्लेन के थ्रू जापान पे जो बॉम्ब डाला था, ठीक है ना, जब वो हवाई जहाज जा रहा था जापान की तरफ, तब उसकी स्पीड बहुत कम थी, और जैसे ही वो वापस आया उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई। तो अमेरिका वालों ने क्या किया कि उन्होंने नोटिस किया, जब उनका एरोप्लेन जो था वो जापान की तरफ गया तब तो स्पीड बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही वापस आया तो स्पीड बढ़ गई। ठीक है ना। तो उन्हें जब ये नोटिस किया तो उन्हें पता चला वो किसका रीजन था, जेट स्ट्रीम का, जेट प्रवाह जो होता है ना, उसका रीजन था। उसकी वजह से क्या है, जो उनका हवाई जहाज़ था वो आते टाइम पे उसकी स्पीड तेज़ हो गई थी। ठीक है। तो ये था एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी बोल लेते हैं। थर्मोस्फेयर को हम क्या बोल लेते हैं, आयनोस्फेयर्स भी बोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन जो होती है वो 78.08% होती है,
ऑक्सीजन 20.95% होती है, आर्गन 0.93% होती है, नियोन 0.02%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हीलियम 0.005%, जीनोन 0.009%, हाइड्रोजन सबसे कम मात्रा में, और वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं कुछ परसेंटेज में, ठीक है ना। कुछ हार्मफुल गैसेज भी पाए जाते हैं, कुछ बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर होता है ये कह सकते हैं, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेयर था, ठीक है। 4 लेयर हमने पढ़ी, TSMT से याद रख लेना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, ठीक है। और यहाँ से ऊपर ऊपर जाते चले जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये था एटमॉस्फेयर के बारे में, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया, ऑक्सीजन जो हम सांस लेने में हेल्प करती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो इस वजह से क्या है, एटमॉस्फेयर का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस वजह से हम इससे इंटरेक्ट हैं, एक दूसरे इकोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था ना, एबायोटिक फैक्टर से और बायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्ट होते हैं टू ईच अदर और एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है ना। ये पहला फैक्टर था। अब नेक्स्ट फैक्टर में हम टेम्परेचर की बात करेंगे। ओके, एक एक करके हम सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे और फिर बायोटिक इकोसिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।